हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी क्लास लेके आया हूं और इस वीडियो में ज्योग्राफी में जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर। तो हम लोग एटमॉस्फेयर टॉपिक यानी कि वायुमंडल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप सीटेट में एसएसटी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीएस पोर्शन आता हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीके या जीएस पोर्शन आता हो तो वहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? तो ये सिंपल सी बात है कि एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु का आवरण, तो हमारे चारों तरफ जो वायु का आवरण है, जो एयर है, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ एयर, कि भाई एयर क्या होता है ना, वायु का मतलब क्या होता है। तो एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, आप ये कह सकते हो एयर की कि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। और जब यही एयर जब ब्लो करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसी ब्लोइंग एयर इज नॉन एज विंड। ठीक है, और जब यही एयर ब्लो करता है तो आप इसे क्या कहते हो? विंड कहते हो। तो बच्चों, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस की बात करें, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस की बात करें, तो इन गैसेस में क्या है कि आपका जो नाइट्रोजन है, ये आपका मोस्ट अबंडेंट गैस है, सबसे ज़्यादा मात्रा है इसकी। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का टोटल 78% है। नाइट्रोजन इज द 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है, इट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा दूसरी सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग 21% है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% है, जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको ये आगे बताऊंगा। नाइट्रोजन एक कोल्ड गैस है, ठंडी गैस होती है, जो कि हमारे अर्थ को ठंडा रखने में सहायता करती है। ऑक्सीजन का यूज़ आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो इसका यूज़ जो है सो रेस्पिरेशन में करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग। इसमें आर्गन जो होता है, आर्गन ये लगभग 0.90% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, आर्गन 0.90%। और आर्गन का जो यूज़ है ये आप जानते हो कि बल्ब वगैरह में भरने के लिए किया जाता है। आर्गन क्या होता है? एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इनर्ट गैस क्या होती है? जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, उसे हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो आर्गन इज अ इनर्ट गैस। आर्गन एक अभिक्रियाशील गैस है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, आर्गन की बात करें तो। और आर्गन के बाद अगर हम बात करें, एक गैस है जिनॉन। ये ना एटमॉस्फेयर में सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम जिनॉन गैस की मात्रा करें तो जिनॉन गैस की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस जिनॉन है। तो इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनॉन इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेंजर गैस, हिंदी में इसे अनजाना गैस कहते हैं। अनजाना गैस, जिनॉन को ही स्ट्रेंजर गैस या अनजाना गैस कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमने अपने एटमॉस्फेयर के मेजर गैसेस के बारे में डिस्कशन किया, प्रमुख गैसों के बारे में जाना। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड जिनॉन। अब हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स, वायुमंडलीय आवरण।
जो भी हमारे वायुमंडल होते हैं उसके लेयर्स को जानते हैं। तो अगर इसमें हम लोग क्या है कि टॉप बॉटम से टॉप पे जाएं, ठीक है, तो ये कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका लेयर होता है इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, हिंदी में इसे शोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का नीचे से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पहला लेयर होता है। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे तो जो सेकंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। स्ट्रेटोस्फेयर, आप हिंदी में इसे कहोगे समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। फिर इसके और ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो लेयर है उसको मेसोस्फेयर कहा जाता है। मेसोस्फेयर, जिसे हिंदी में मध्य मंडल भी कहते हैं, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर जो है आपका वो पड़ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर को ही जो है हम लोग आयनोस्फेयर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयनोस्फेयर। तो इसको हिंदी में या तो आप तापमंडल कह लो और या फिर आयन मंडल कह लो, दोनों में से कुछ भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में तापमंडल या आयन मंडल। और इसके जब हम ऊपर जाते हैं तो सबसे लास्ट में पड़ता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल, ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। तो ये आपके 5 लेयर्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो एक एक करके इन लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं। तो सबसे पहले शोभ मंडल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भाई अगर हम इस लेयर के हाइट की बात करें, ठीक है, तो इस लेयर की जो हाइट होती है अप टू, मतलब कि देखो वेरी करता है वैसे तो, ठीक है, ये हर जगह सेम नहीं होता, वेरी करता है। तो ये 5 to 13 किलोमीटर होता है। इसकी जो हाइट होती है 5 से 13 किलोमीटर होती है। अब ये 5 से 13 किलोमीटर क्या है भाई, अगेन कि आपका अर्थ तो कुछ इस तरह से है भाई, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है। तो अगर मान लो कि ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक है, तो अगर आप इस माउंटेन से ट्रोपोस्फेयर का हाइट देखोगे, माउंटेन से ट्रोपोस्फेयर का हाइट तो क्या है, कम है ना, ठीक है। वही अगर आप प्लेन से ट्रोपोस्फेयर का हाइट देखोगे तो ज़्यादा है। तो इसलिए जो ट्रोपोस्फेयर का हाइट है वो हर जगह सेम नहीं होता, वेरी करता है। तो इसकी हाइट जो है वो 5 से 13 किलोमीटर होती है। इसके बाद ट्रोपोस्फेयर में आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे, ठीक है, हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है ट्रोपोस्फेयर में। तभी तो ऐसा होता है कि जब आप हिल्स पे जाते हो तो वहाँ पे गर्मी कम होती है। गर्मी कम क्यों होती है, क्योंकि आप ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जा चुके हो, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। इसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर इस जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं वो यहीं पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग्स सर्वाइव हेयर, इसके ऊपर नहीं पाए जाते, ठीक है। जितने भी आपके ये लिविंग थिंग्स हैं ये सब इसी में रहते हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन पूछ दिया कि पक्षी किस लेयर में उड़ते हैं, ठीक है, बर्ड्स किस लेयर में फ्लाई करते हैं, तो भाई ये ट्रोपोस्फेयर ही होगा, ठीक है। जो पक्षियों का उड़ना होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, पक्षी इसी लेयर में उड़ते हैं क्योंकि लिविंग थिंग रहते ही इस लेयर में है। इसके बाद ट्रोपोस्फेयर की एक और ख़ास बात है, अगर हम बात करें इसकी तो, कि ना जितने भी आपके वेदर फिनोमिना होते हैं, वेदर फिनोमिना, जो भी आपकी मौसम से संबंधी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लाउड, स्टॉर्म, रेन, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है, ये सारे के सारे फिनोमिना इसी लेयर में होते हैं। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वेदर फिनोमिना होता है। क्वेश्चन पूछ देते कई बार कि क्लाउड किस लेयर में होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। अब हम ट्रोपोस्फेयर के बाद चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम जितनी भी हाइट लिखते हैं ना, ये सारे के सारे अर्थ के सरफेस से होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस, तो ये ट्रोपोस्फेयर क्या आ जाएगा आपका 5 to 13।
इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर 50 अप टू 50 किलोमीटर होता है, तो ये भी आपका कहाँ से होगा, अर्थ के सरफेस से होगा, ठीक है। अब वैसे ही जो मेसोस्फेयर होता है ये अप टू 80 किलोमीटर होता है, तो ये भी आपका कहाँ से होगा, अर्थ के सरफेस से ही होगा। फिर आपका जो थर्मोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर ये आपका अप टू 400 किलोमीटर होता है, 400 किलोमीटर, तो ये भी क्या होगा, अर्थ के सरफेस से ही होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आपके लेयर्स के हाइट हम जो बताते हैं, ये सारे के सारे हाइट कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं, ठीक है, पृथ्वी के धरातल से होते हैं। तो अब हम लोग स्ट्रेटो स्फेयर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि समताप मंडल के बारे में। तो दोस्तों अगर समताप मंडल की बात करें, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, तो ये जो समताप मंडल होता है इसकी हाइट जो होती है अप टू 50 किलोमीटर, और ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये अर्थ के सरफेस से होती है। अब जो भी ये हाइट देख रहे हो दैट इज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, की ये होती ही पृथ्वी के धरातल से है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तापमान बढ़ता है ऊंचाई के साथ। जबकि आपने ट्रोपोस्फेयर में उल्टा पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना, जितनी भी मौसम संबंधी, ठीक है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उनसे फ्री होता है ये। मौसम से रिलेटेड कोई भी घटनाएं नहीं पाई जाती स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि फिर ये एयरक्राफ्ट के लिए आइडियल लेयर है। इट इज़ आइडियल लेयर फॉर एयरक्राफ्ट, वायुयान के लिए सबसे उत्तम मंडल है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में ओजोन लेयर प्रेजेंट है 50 किलोमीटर की हाइट पर। ओजोन लेयर, ओजोन क्या होता है, O3। तो भाई ओजोन क्या करता है कि सन से आने वाले जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं उनको रोकने का काम करता है ये जो ओजोन लेयर है, ठीक है। और बाकी आप लोग जानते ही हो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, छेद के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर, AC इन सब से रिलीज होता है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इट इज़ मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और वैसे अब तो खैर ओजोन लेयर में हीलिंग हो रहा है। पहली बार 1985 में इसमें छेद पाया गया था अंटार्कटिका के ऊपर, और ओजोन लेयर के थिकनेस को, ओजोन लेयर की मोटाई को हम डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। डॉप्सन ये ओजोन लेयर, ओजोन की मोटाई को मापने की इकाई होती है ओजोन लेयर को, ठीक है। तो ये हमने जाना स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट वाला। इट इज़ आइडियल लेयर फॉर एयरक्राफ्ट, कि आइडियल लेयर होता है उसके लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेसोस्फेयर। अब हम मेसोस्फेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेसोस्फेयर जिसको आप लोग हिंदी में मध्य मंडल कहते हो। तो भाई मेसोस्फेयर की जो हाइट होती है अप टू 80 किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मध्य मंडल उपस्थित होता है, और ये लेयर कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है। इट इज़ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा लेयर माना गया है इसे। और ये हमें मेटियोराइट से बचाता है, उल्का जो होते हैं उनसे बचाता है, क्योंकि उल्काएं जो होती हैं वो इसी लेयर में नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं गिरती हैं, यहीं पे समाप्त होके। तो मेसोस्फेयर से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो ये कि मेटियोराइट से बचाता है, हमें उल्का से बचाता है। और लास्ट में अगर हम थर्मोस्फेयर की बात करें, थर्मोस्फेयर या इसी को आप लोग आयनोस्फेयर कहते हो, तो इसकी बात करें तो भैया आयनोस्फेयर 400 किलोमीटर की हाइट तक है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से ये 400 किलोमीटर की हाइट तक है। और इसमें आयंस पाए जाते हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। तो आयंस आर फाउंड हेयर,
यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं और ये आयंस क्या करते हैं कि ये आयन रिफ्लेक्ट, ये जो आयंस है रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं ये, और इस तरह से हेल्प इन कम्युनिकेशन, संचार में सहायक होते हैं ये। हेल्प इन कम्युनिकेशन, संचार में रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, संचार में कौन सा जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो सहायक होता है, तो आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम लोग एक्सोस्फेयर की, तो खैर ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सोस्फेयर ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है ना, एयर से भी लाइटर है ये, तो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो एक्सोस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें तैर रही होती हैं इन वायु के ऊपर। ठीक है, बाकी और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। और अगर आप हाइट की बात करोगे तो 900 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर का हाइट होता है। तो दोस्तों ये हमने एटमॉस्फेयर में आज हमने मतलब कि इस वीडियो के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से एग्जाम के अंदर में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय।